लेकिन सवाल ये भी राजीव यहाँ पर खड़ा होता दिख रहा है। एक तरफ तो हम यहाँ पर कानूनी तौर पर कार्रवाई की मांग निशिकांत दुबे के खिलाफ अर्जियां जो दायर हो चुकी हैं, दूसरी तरफ उनके विवादित बयान भी तो थम नहीं रहे ना राजीव। अभी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को उन्होंने मुस्लिम आयुक्त कह डाला, क्योंकि 3 दिन पहले जब वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो सुनवाई चल रही थी उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा, तो एसवाई कुरैशी उन्होंने ट्वीट किया था। अब उस ट्वीट का जवाब वो दे रहे हैं कि भाई वो चुनाव आयुक्त नहीं थे, वो मुस्लिम आयुक्त थे। दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा जो बीजेपी के ही जो है बड़े मुख्यमंत्री हैं, असम के हैं, वो लंबा चौड़ा पोस्ट कांग्रेस का यहां पर देते हैं और उस पर भी ट्वीट करते निशिकांत दुबे लिखते हैं, जिंदगी जब्र है और जब्र के आसार नहीं, हाय इस कैद को जेल व जंजीर भी दरकार नहीं। यानी बीजेपी के नेताओं के बयान तो थम नहीं रहे हैं और उधर हम कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये राजनीतिक किस तरफ, क्या ये एक राजनीतिक रणनीति ही आपको दिख रही है? देखिए, मैंने कहा बीजेपी के नेताओं के ये बयान ऐसे ही नहीं आ रहे, और अगर रात को 11 साढ़े 11 बजे जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन बयानों से पार्टी का किनारा करते हैं, बावजूद उसके बाद भी बीजेपी के सांसद और दूसरे नेता उसी तरह का बयान दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो बयानों से सफाई या बयानों से किनारा करने को हेडलाइन मैनेजमेंट भी कहते हैं, कि एक तरफ तो वो चर्चा भी हो और दूसरी तरफ हेडलाइन में ये आ जाए निशिकांत दुबे ने ये कहा, बीजेपी ने पल्ला झाड़ा, तो हेडलाइन मैनेज हो गई, बात भी चली गई, बीजेपी ने अपने को अलग भी कर लिया। इसको हेडलाइन मैनेजमेंट राजनीतिक रणनीति के हिसाब से कहा जाता है। और ये पार्टी में इस बीच इस चीज को लेके मंथन है, इस तरह सोचा जा रहा है, और यही सोचने के साथ अब जजों की नियुक्तियों का जो कॉलेजियम का मामला है, अब बहस को वहां तक ले जाया जाए कि ये कौन से जज है और जजों की नियुक्ति कैसे होती है, तो ये मुझे लगता है कि ये इस तरफ बात जाने की है। जहां तक बयानों की बात है, या आपने हेमंत बिस्वा शर्मा की बात की, आसाम के मुख्यमंत्री हैं, देखिए वो बीजेपी में जो लोग सत्ता में आने के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी के सत्ता के और सियासत के शीर्ष में पहुंचने के बाद जिन लोगों ने अपनी अपनी मूल पार्टियों से पाला बदलकर बीजेपी में आए हैं, वो बीजेपी के लोगों से ज्यादा आक्रामक तेवर रखते हैं, दिखाते हैं और दिखता है सार्वजनिक तौर पर। आप इस बात को कभी दिए, जो बीजेपी का मूल काडर है, जो आरएसएस से निकल के आया, जो उनके संस्कार से शुरू से चला आया है और वो बीजेपी में आया है, आरएसएस के होते हुए और बीजेपी में है, वो उसको आप कभी इतने आक्रामक तौर पर नहीं देखेंगे। जो लोग यदा कदा इधर उधर से बीजेपी में सत्ता के बाद आए हैं, उन लोगों का ऐसा आप अक्सर से देखते हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा भी अपनी राजनीति के शुरुआती 20 बरस कांग्रेस पार्टी में रहे थे, और तरुण गोगोई आसाम के बहुत ताकतवर नेता थे जो 15 वर्षों तक वहां मुख्यमंत्री रहे थे, उन्हीं के साथ वो मंत्री थे। लेकिन उनका बाद में वो बीजेपी में 2016 में आए, 16 में तो भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, 21 में बने, अब 26 में फिर चुनाव 1 साल के बाद होना है। तो उनका आक्रामक रवैया उनके आसाम और नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को सूट करता है और उनके कद को बनाए रखता है। जहां तक उनके ट्वीट के फैक्ट्स की बात है, मैं आपको बता दूं, उसमें उन्होंने 4-5 जजों के नाम लिए। इससे कोई इनकार नहीं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका की टकराहट या इस तरह की बहस ये कोई पहली नहीं हो रही है। इससे पहले कांग्रेस के शासन के जमाने में भी सुप्रीम कोर्ट के लेके बहुत तनातनी जुडिशरी से हुई है। इवन आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई तक का किया है, और जजों के और कार्यपालिका के और राजनीतिक सत्ताधारी दल के बीच में टकराव कांग्रेस के जमाने में कम नहीं हुए। लेकिन जिन जजों का उन्होंने नाम लिया है सिलसिलेवार तरीके से, अगर आप फैक्ट देखें, उन्होंने कहा ये जज, आपको याद होगा आजादी के बाद 2018 में, आजादी के बाद देश में पहली बार 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सुप्रीम कोर्ट के लॉन में, पहली बार ऐसा हुआ। और उन्होंने आरोप लगाया मुख्य न्यायाधीश पर। क्या आरोप लगाया? आरोप लगाया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों का आवंटन है, मुकदमों का जो जैसे केस दिया जा रहा है, ये बहुत गलत तरीके से है, यहाँ पर बहुत अनियमितताएं हैं, हमने चीफ जस्टिस से कहा वो सुने नहीं,
हमारी बात सुनी नहीं जा रही। इसलिए हमने सोचा देश के सामने आज के 15, 20, 25 साल बाद जब इतिहास में हमारा नाम आए तो हमारी आत्मा मरी हुई साबित न हो, इसलिए हम अपनी बात को कहने आए। वो उस समय कौन था सीजीआई? जस्टिस दीपक मिश्रा, उनका भी नाम लिखा उन्होंने हेमंत बिस्वा में। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बात कह रहे थे वो कौन थे? वो थे जस्टिस रंजन गोगोई और भी दूसरे 3 जज थे। उसमें जस्टिस रंजन गोगोई भी थे जो बाद में चीफ जस्टिस बने। तो दीपक मिश्रा के बारे में भी उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने उन पर हमला किया, रंजन गोगोई के बारे में भी उन्होंने कहा कि हमला किया, और वो दोनों आपस में ही हमलावर थे। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रंजन गोगोई ने दीपक मिश्रा को कहा, अरे न्यायमूर्ति जज बनने के बाद इंसान, वही लोग जो वकालत कर रहे हैं वही लोग जज बन जा रहे हैं, तो ऐसा कोई वो भी नहीं है। और अपने गिरेबान भी न्यायपालिका को झांकने का वक्त आ गया। ये जो होली काऊ बनकर के न्यायपालिका अलग है, सो जज के सामने घर में इतने पैसे मिल रहे हैं उसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं, उस पर पूरा सन्नाटा है। एक आम आदमी सुप्रीम कोर्ट में अगर मुकदमा लड़ने लगे तो उसकी सारी संपत्ति बिक जाएगी, इतनी डेट पड़ती है। और सुप्रीम कोर्ट अगर गवर्नर के लिए और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करती है तो सबसे पहले उसे अपने अदालतों में समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि इतने समय में करना चाहिए। बात यह है कि न्यायपालिका, जुडिशरी इंडिपेंडेंट के चक्कर में आप उस पर कोई बात सवाल नहीं उठा सकते। ये भी एक बड़ा मसला है। देखिए, कोई भी एक पक्षीय बात नहीं है। यह भी एक बड़ा मसला है कि न्यायपालिका के फैसलों पर या जजों के कार्य प्रणाली पर लोअर कोर्ट में, मेरा कार्यक्रम जो लोग देख रहे होंगे, लोअर कोर्ट्स की इस देश में इतनी स्थिति खराब है उसको बयां करना मुश्किल है। किस तरह का भ्रष्टाचार, किस तरह के वहां पर अनियमितताएं हैं, जो लोग जिले लेवल पर जा रहे हैं, जिनका कचहरी से वास्ता, उनको पता है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की ये कोशिश है कि ये बहस सार्वजनिक तौर पर ज्यादा से ज्यादा हो।